महाकवि कालिदास की दृष्टि में शिक्षा। डॉक्टर श्री रामकृष्ण जी सराफ। महाकवि कालिदास अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनकी कृतियों में अनेक ज्ञान विद्याओं का समावेश है। अपने देश की तत्कालीन संस्कृति का चित्रण उनकी रचनाओं में स्पष्ट अंकित है। महाकवि ने अपनी रचनाओं में सांस्कृतिक मान्यताओं, धर्म, दर्शन, कला, शिक्षा आदि की चर्चा की है। शिक्षा के संबंध में उनके विचार सुस्पष्ट हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा हो, शिक्षक और छात्रों के संबंधों का स्वरूप कैसा हो, शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन की अपरिहार्यता है या नहीं, शिक्षा के प्रति शासन की नीति क्या हो, लोग का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण किस प्रकार हो, शिक्षा में परीक्षा तथा उपाधि का क्या संबंध हो आदि प्रश्नों का उत्तर हमें महाकवि कालिदास की कृतियों में मिलता है। महाकवि ने किसी शिक्षण संस्था में अध्यापन भले ही ना किया हो, किंतु शिक्षा के संबंध में उन्होंने जो अपने विचार रखे हैं उनसे उनकी इस राष्ट्रीय समस्या के प्रति पूर्ण सजगता का संकेत मिलता है। शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए महाकवि कहते हैं कि कोरे पुस्तकीय ज्ञान को प्राप्त कर लेना अपने में कोई अर्थ नहीं रखता। विद्या अर्जन के पश्चात सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। विद्याभ्यसनेन रघुवंश। हमारे अर्जित ज्ञान की लोक में सार्थकता तभी है जब वो व्यवहार में भी उतना ही खरा उतरे। एक अच्छे शिक्षक के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए महाकवि ने कहा है कि श्रेष्ठ शिक्षक वही है जिसकी अपने विषय में गहरी पैठ हो। उसका अपने विषय पर तो पूर्ण अधिकार होना ही चाहिए। अध्यापन क्षमता भी उसकी उत्कृष्ट की होनी चाहिए, जिससे छात्रों को श्रेष्ठ ज्ञान का लाभ मिल सके। ऐसा अध्यापक ही समाज में अपना स्थान बना पाता है। महाकवि ने ऐसे अध्यापक को ही सुतीर्थ की संज्ञा दी है, किंतु अध्यापक यदि अपने उत्तरदायित्व का सही निर्वाह नहीं करता तो कालिदास की लेखनी उसे क्षमा भी नहीं करती। मालविकाग्निमित्र में ऐसे शिक्षकों के संबंध में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिसका शास्त्र ज्ञान केवल जीविका निर्वाह के लिए है, वो तो ज्ञान को बेचने वाला वणिक है। कालिदास की मान्यता है कि उत्तम पात्र को दी गई शिक्षा अवश्य उत्कर्ष प्रकट करती है, किंतु उत्तम पात्र का चयन भी उत्तम अध्यापक ही कर सकता है। राग द्वेष से लिप्त अथवा पूर्ण ग्रहग्रस्त अध्यापक इस कार्य को करने में असफल रहेगा और वो उसकी अयोग्यता का सूचक होगा। यदि सही शिष्य को सही अध्यापक के द्वारा शिक्षा प्रदान की गई है तो कोई कारण नहीं है कि उसका परिणाम भी सही न निकले। अध्यापक एवं छात्रों के बीच में संबंध की चर्चा करते हुए कालिदास ने कहा है कि शिक्षण अवधि में आचार्य छात्रों के लिए अध्यापक भी हैं और अभिभावक भी। छात्र के सर्वांगीण कल्याण को दृष्टि में रखते हुए वे उसे विद्या प्रदान करते हैं। आश्रम में सभी छात्र समान होते हैं, सभी को आचार्य से समान व्यवहार और एक सा स्नेह मिलता है। चाहे वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश हों अथवा वरतंतु के आश्रम में कौत्स। गुरु के यहाँ छात्र को पुत्रवत प्रेम मिलता है। छात्र के व्यक्तित्व का आश्रम में सम्यक विकास होता है। आचार्य को इसलिए शिष्य पर पूर्ण अधिकार प्राप्त रहता है, जिससे अपने छात्र के व्यक्तित्व को वो सही रूप से संवार सके। अतः ये स्वाभाविक है कि छात्रों से भी आचार्य को अटूट सम्मान प्राप्त हो। कालिदास की कृतियों में यह मान्यता स्थापित मिलती है। इससे संकेत मिलता है कि कालिदास के युग में अध्यापकों और छात्रों के बीच में के संबंध अपेक्षा के अनुरूप प्रियकर थे। कालिदास की रचनाओं में इस तथ्य के भी पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन संबंधी कोई समस्या नहीं थी। उसके विपरीत आश्रमों में अनुशासन का पालन कड़ाई से होता था। यहाँ सबसे अपेक्षित था कि अनुशासन के नियमों का सभी लोग समान रूप से पालन करें। इसके लिए कोई अपवाद रूप नहीं था। आश्रम के प्रधान के आदेश का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था, फिर चाहे वो राजपुत्र ही क्यों न हो। यदि कोई राजकुमार आश्रम के नियमों का उल्लंघन करता तो उसे भी क्षमा नहीं किया जाता था, उसे भी दंडित होना पड़ता था। महर्षि च्यवन के आश्रम में महाराज पुरुरवा के पुत्र कुमार
आयु के आश्रम विरुद्ध आचरण करने पर, आश्रम में एक पक्षी को बाढ़ से मारने पर उसे आश्रम से तत्काल निष्कासित कर दिया गया था। शासन भी आश्रम के नियमों का पूर्ण सम्मान करता था। कालिदास की कृतियों में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता जहां आश्रम के नियमों को शिथिल करने के लिए शासन के द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग किया गया हो। स्पष्ट है कि आश्रम के कुलपति अपने कार्यक्षेत्र में छात्रों के हित में यथोचित निर्णय लेने के लिए पूर्ण सक्षम एवं स्वतंत्र थे। शिक्षा के क्षेत्र में नीति विषयक निर्णय लेने का अधिकार किसी वशिष्ठ अथवा वर्तंतु, कण्व अथवा च्यवन का ही होता था। शासन इस क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। उस युग में शासन की तरह प्रजावर्ग भी आश्रमों अथवा शिक्षा संस्थाओं को आदरपूर्वक दृष्टि से देखते थे। कुलपति का पद सर्वत्र सम्मानित था। आश्रम की मर्यादा के परिपालन में सबका पूर्ण विश्वास था। उच्च वर्ग और सामान्य वर्ग सभी अपने पुत्रों को आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते थे। महर्षि कण्व के आश्रम में शार्ंगरव और शार्दूल समाज के सामान्य वर्ग से आने वाले छात्र प्रतीत होते हैं। रघुवंश में वर्तंतु का शिष्य कौत्स भी सामान्य श्रेणी से आने वाला छात्र है। इन छात्रों के विवरण से ज्ञात होता है कि इस वर्ग के छात्र भी पूर्ण निष्ठा से श्रद्धापूर्वक ज्ञान प्राप्त करते थे एवं अपने आचार्य का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करते थे। ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता जहां इस वर्ग के छात्रों ने आश्रम के अनुशासन को उल्लंघित करने पर कभी प्रयास किया हो। शिक्षा पद्धति के समान परीक्षा के संबंध में भी कालिदास के विचार स्पष्ट हैं। सही शिक्षा परीक्षित होने पर उसी प्रकार खरी उतरती है जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ सोना वो कभी मलिनता को प्राप्त नहीं होती। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर न केवल शिष्य की प्रशंसा होती है अपितु अपने उपदेष्टा को भी वो गौरव प्राप्त कराता है। मालविकाग्निमित्र नाटक में आयोजित नृत्य स्पर्धा में मालविका के उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन के लिए देवी धारिणी ने नृत्याचार्य गणदास की प्रशंसा की थी। कालिदास की मान्यता रही है कि प्राप्त किए हुए ज्ञान की परीक्षा के लिए कोई निश्चित समय नहीं रहता। शिष्य को अपने ज्ञान की परीक्षा देने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। उसकी परीक्षा कहीं भी और किसी भी समय ली जा सकती है। यदि छात्र को सही मार्गदर्शन मिला है और यदि उसने अपने आचार्य के बताए मार्ग पर चलते हुए शिक्षा ग्रहण की है तो कोई कारण नहीं कि किसी भी समय परीक्षा देने में उसे कोई हिचक हो। छात्र को अपने आचार्य की योग्यता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपने ऊपर आत्मविश्वास भी। ऐसा छात्र अवसर आने पर सदा सफल हो ही रहता है। महर्षि वाल्मीकि से विद्या प्राप्त कर बालक लवकुश ने अपने मौखिक रामायण पाठ से अयोध्या में सारी राज्यसभा को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कालिदास ने आचार्य से प्राप्त की हुई विद्या के प्रमाण स्वरूप किसी उपाधि अथवा प्रमाण पत्र को कभी आवश्यक नहीं ठहराया। उनकी स्पष्ट मान्यता रही है कि यदि सम्यक रूप से प्रदत्त विद्या सम्यक रूप से ग्रहण की गई है तो वो फलवती अवश्य होगी। यदि आचार्य को विश्वास हो जाता है कि छात्र ने पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उनका छात्र को प्रसन्नतापूर्वक प्रदान किया गया आशीर्वाद ही अपने आप में सबसे बड़ी उपाधि होती थी। फिर तो शिष्य कहीं भी जाकर अपनी योग्यता के आधार पर अपना स्थान बना लेता था। रघुवंश में आचार्य वर्तंतु ने अपने शिष्य कौत्स के विद्या अध्ययन के प्रति अपना पूर्ण संतोष व्यक्त किया। छात्र कौत्स के लिए गुरु प्रतोष ही सर्वोच्च उपाधि थी। कालिदास ने योग्यता का मापदंड गुरु से प्राप्त ज्ञान को माना है, न कि मात्र उपाधि पत्रक को। उस युग में छात्रों के बीच स्पर्धा ज्ञान प्राप्ति के लिए होती थी, उपाधि प्राप्ति के लिए नहीं। यही कारण था कि कोई भी योग्य छात्र अपनी उपाधि लेकर काम के लिए यत्र तत्र भटकता हुआ कालिदास के साहित्य में नहीं मिलता। इस प्रकार महाकवि ने अपनी कृतियों में शिक्षा संबंधी कतिपय ज्वलंत प्रश्नों को उठाया है और उन प्रश्नों का अपने ढंग से समाधान भी रखा है। महाकवि कालिदास एक महान दूरदृष्टा थे। महाकवि की और उनके विचारों की आज भी प्रासंगिकता है। आज के संदर्भ में भी उनकी अवधारणाएं माननीय एवं विचारणीय हैं। रघुवंश में शिक्षा के कुछ मूल्यवान सूत्र।
डॉक्टर श्री शशिधर जी शर्मा, MA DLitt। शिक्षा पर भारतीय शास्त्रों में पर्याप्त विवेचना हुई है। रघुवंश कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वोदत्त कृति होने पर भी समग्र रघुकुल की ललामतम उपलब्धियों का भी लेखा जोखा है, अतः उसमें किसी आनुषंगिक विषय पर जमकर लिखना महाकवि के लिए कठिन था। फिर भी उसमें शिक्षा के प्रसंग में जो कुछ कहा गया है वो मौलिक है और आज की शिक्षा समस्याओं के समाधान निमित्त मूल्यवान सूत्रों को उपस्थित करता है। कालिदास के कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतल, मालविकाग्निमित्र आदि में भी शिक्षा संबंधी अत्यंत महत्व के निर्देश हैं, पर विस्तार भय से यहाँ रघुवंश का ही विवेचन प्रस्तुत किया गया है। संस्कारों की पृष्ठभूमि। पहले की अपेक्षा आज शिक्षा का प्रसार बहुत अधिक है। पद पद पर शिक्षालय सुलभ हैं। विदेशों में तो शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही बढ़ा हुआ है, फिर भी शिक्षा अपने लक्ष्य से बहुत दूर है। शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति का परिष्कार, जिसके द्वारा मानव में देवत्व का आधान होता था, किंतु आज की शिक्षा में बिल्कुल विपरीत है। अशिक्षितों की अपेक्षा आज का शिक्षित समुदाय अधिक गहरे अपराधों से लिप्त है। राष्ट्रीय रहस्यों का विक्रय करने वाले या कम से कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों की हत्या के साधनों का आविष्कार करने वाले सब सुशिक्षित हैं। विकास का साधन शिक्षा आज विनाश का साधन बनी है। ये विपर्य कैसा? रघुवंश में इसका समाधान प्राप्त होता है। संस्कारों में संस्कार किए जाने पर विष भी औषध बन जाता है और संस्कार के बिना औषध द्रव्य भी व्यवहार्य नहीं होते। भारतीयों के षोडश संस्कार शिक्षा की पूर्णता के ही तो साधन थे। इसीलिए कालिदास ने रघु का चित्रण करते हुए लिखा है कि चूड़ाकर्म संस्कार के अनंतर जब उन्होंने लिपि को ग्रहण किया, लिखना प्रारंभ किया, तब उनका वाङ्मय में अनायास सहज प्रवेश हो गया, जैसे जल का नदी में के मुहाने से समुद्र में प्रवेश हो जाता है। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात गुरुजनों के प्रिय उन रघु को गुरुओं ने शिक्षा प्रदान की और उनके प्रयास सफलता से मंडित हुए, क्योंकि पात्र में दी गई शिक्षा ही सफल होती है। यहाँ ये बताया गया है कि यद्यपि रघु सहज ही गुरुजनों को प्रिय थे, फिर भी उन्होंने उपनयन संस्कार के पश्चात ही उन्हें शिक्षा वितरण किया। दूसरी बात यहाँ ये कही गई है कि पात्र में दी गई शिक्षा ही सफल होती है। आज पात्रापात्र विचार के अभाव में ही शिक्षा बंदर के हाथ का खंजर बन गई है। रघुवंशीय शिक्षा की तीसरी विशेषता है कि उसका विनय के साथ नित्य संबंध। इस विनय ने ही उन्हें गुरुजनों का सहज स्नेहपात्र गुरुप्रिय बनाया था। विनय की शिक्षा तो अंगुली पकड़कर चलने की अवस्था से ही मिलने लगती है। तभी तो लिखा है उनका ये विनय सदा एक रस रहा। तभी तो कवि ने लिखा है कि युवक रघु यद्यपि देह से अपने पिता से बढ़ गए थे, फिर भी विनयवश वे नीचे झुके हुए ही दिखे। कवि की दृष्टि में ये विनय दो प्रकार का है, एक सहज और दूसरा संस्कार अर्थात समय विद्याभ्यास से प्राप्त होने वाला। रघु में ये दोनों ही विनय विद्यमान थे। आज की शिक्षा इसलिए भी असफल है क्योंकि उसका विनय से कोई नाता नहीं, फलता वो मानवता का नहीं, केवल दंभ का पोषण करती है। सर्वपथहीनता। रघु की शिक्षा के प्रसंग में एक वैशिष्ट्य ये भी द्रष्टव्य है कि उसका क्षेत्र लोक और परलोक दोनों को समेटे हुए है। कवि सम्राट लिखते हैं कि उदार मना रघु ने बुद्धि के संपूर्ण गुणों द्वारा चतुसमुद्र सदृशी तई अन्वीक्षकी आदि चारों विद्याओं को यूं पार कर लिया जैसे सूर्य वायु से भी अधिक वेगवान अपने गुणों के सहारे चार समुद्र जैसी अपार चारों दिशाओं को पार कर लेते हैं। इस पद में संकेतित बुद्ध के 7 गुण हैं: गुरुजनों की सेवा, उनके मुखारविंद से श्रवण, सुने हुए को ग्रहण करना, उसे धारण करना, तर्क वितर्क, अर्थ ज्ञान और तत्व तक पहुँच जाना, जैसा ही कामंदक में कहा गया है।
इनमें सर्वप्रथम गुण है गुरु सेवा। शुश्रूषा का अर्थ गुरुमुख से सुनने की इच्छा भी किया जा सकता है, तब भी अभिप्राय गुरु महिमा पर ही केंद्रित रहेगा। फलतः छात्रों की अनुशासनहीनता का प्रश्न ही नहीं उठता। साथ ही गुरु भी तो तब योग ही हो सकेंगे, स्तुति से नहीं। रघु ने अन्वीक्षिकी, न्यायशास्त्र, त्रयी, आध्यात्म विद्या, वार्ता और दंड नीति चारों विद्याएं पढ़ी थीं। सारांश तप शिक्षा लोक परलोक दोनों को बनाने वाली होती थी। अंग्रेजों ने भारत में तो लिपिक पैदा करने वाली शिक्षा चलाई ही, किंतु अन्य देशों में भी केवल भौतिक शिक्षा की उपलब्धियां मानव के संपूर्ण विकास में अक्षय रहती हैं। अति लौकिक बला, अति बला जैसी विद्याओं की बात यहाँ जानबूझकर छोड़ दी गई है। घर से शिक्षा। आजकल माता पिता बच्चों को स्कूल भेज देने मात्र से अपने कर्तव्य की इतनी सी समझते हैं। विश्व शिक्षाविदों के अनुसार बच्चों में पनपने वाली कुंठा में ये एक प्रमुख कारण है, जिसका पर्यवसान अपराधोन्मुक्ता में होता है। किंतु रघु ने धनुर्वेद अपने पिताश्री महाराज दिलीप से ही पवित्र मगचर्म धारण करके नियम पूर्वक सीखा था। उनके पिता भी तो सम्राट मात्र ही न थे, वे धनुर्धरों के अग्रणी भी थे। अतः रघुवंश का आदर्श रहा कि शिक्षा का आरंभ घर से हो और उसमें पिता की भूमिका प्रमुख हो। फलतः पिता में शील एवं योग्यता सहज आशिप्त है। त्याग रूप पारसमणि। त्याग जीवन की पारसमणि है। ये जिसे छू देती है वही सोना बन जाता है। आज शिक्षा में बहुमुखी प्रगति होने पर भी उसकी विफलता का प्रधान कारण उसमें त्याग की भावना न रहना है। गुरु दक्षिणा के लिए अड़े हुए कौत्स को खींचकर जब गुरु ने कहा कि तुमने 14 विद्याएं पढ़ी हैं तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाओ, रघु ने याचक बनकर आए हुए कौत्स के आगे कुबेर से सैकड़ों करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा करा दी। तब कौत्स गुरु दक्षिणा के 14 करोड़ से अधिक एक पाई भी लेने को उद्यत न हुए। उधारदाता रघु का आग्रह था कि सब आपको ही ले जाना होगा, क्योंकि मैं तो सर्वस्व दान कर चुका हूँ। सारा साकेत ठगा सा खड़ा था कि रघु और कौत्स में किसे बढ़कर माने। यदि हम रघुवंश की शिक्षा से सूत्रों को पकड़ सकें तो निसंदेह हमारी शिक्षा समस्याएं समाप्त हो सकती हैं।